Hello, dear student of 11th class. We have completed part A of the chapter Landscape of the Soul. So it's time to understand remaining part of this chapter. And in this chapter, we will learn about the concept of sensory and contribution of an Indian regarding to art named Nek Chand, and as now you can see on the screen a rock garden sculpture made of broken bangles by Nek Chand. Okay, so you have already seen some videos of this chapter. So let's see summary of remaining part of this chapter. Sensory masculine and feminine aspect. ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जो सेंसरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस बारे में क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसरी मीनिंग माउंटेन वाटर। ये सेंसरी जो कॉन्सेप्ट है इसका अर्थ होता है माउंटेन वाटर, मतलब पर्वत जल, और इस पर्वत जल को ही विच रिप्रेजेंट लैंडस्केप, इसी को ही हम परिदृश्य या लैंडस्केप कहते हैं। These two images represents two complementary pole reflecting the Taoist view of the universe। जो दाव का जो विश्व का ये निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में जो दाव का जो मत था, जो विचार थे, वहीं रिप्रेजेंट करते हैं ये जो लैंडस्केप है, ये माउंटेन वाटर जो है, और ये कम्प्लीमेंट्री पोल है, एक आवश्यक ध्रुव हैं। उनके अनुसार, दाओइस्ट के विचार के अनुसार, द माउंटेन इज यंग। यंग और यंग वाला जो यहाँ पे विचार था कि जो माउंटेन उसको यंग कहा उन्होंने, इसका मतलब है रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। एक पर्वत जो कि लंबवत सीधे वर्टिकली सीधे स्वर्ग की ओर जा रहा है। एंड इज स्टेबल, पर्वत की माउंटेन की पहचान क्या है, वो स्टेबल होता है, स्थिर होता है, वार्म गर्म होता है। एंड ड्राई इन द सन, और उसको सूखा रहता है क्योंकि उस पर धूप आती है, गर्माहट होती है। वाइल द वाटर इज यिन, यंग और यिन का जो सिद्धांत है, यिन को जो है वो वाटर माना गया है। जो माउंटेन वाटर जो कॉन्सेप्ट है वहीं से लिया गया है, यंग एंड यिन। यिन की बारे में क्या, इट इज हॉरिजॉन्टल, पानी तो क्षैतिज बहता है इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल माना गया है। एंड इज रेस्टिंग ऑन द अर्थ, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे ये आराम कर रहा है। इट इज फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जैसे बहाव बोल सकते हैं, तरल बोल सकते हैं, तरल है वो। और मॉइस्ट है, नमी है उसमें, कूल है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड यंग। और जो यिन और येन का, पर्वत और जल का जो इंटरेक्शन होता है, उनका जो मिलन होता है, वो यही एक प्रतीक है जो वैश्विक या यूनिवर्सल एनर्जी का, ऊर्जा का। मैस्कुलिन एस्पेक्ट इज फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म। ये जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है या जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट है, मतलब स्त्री या पुरुष की साथ अगर उसकी तुलना करें, ये ही आधारभूत जो तत्व है कहना चाहिए इसका, डाओइज्म का। द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट, जो इन दोनों के अलावा, यंग और यिन के अलावा, तीसरा एक महत्वपूर्ण तत्व और भी है, एलिमेंट भी है, द मिडिल वॉइड, जो रिक्त भाग है, जो माउंटेन और वाटर के बीच का जो रिक्त भाग है, जो खाली हिस्सा है, इज ओवरलुक्ड, उसको थोड़ा सा अनदेखा कर दिया जाता है। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे ये इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में होता है, वहाँ पे ये रिक्त स्थान को थोड़ा सा अनदेखा कर दिया जाता है, पर ये बहुत आवश्यक है। ये जो मिडिल वॉइड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको, ये हो गई हमारी सेंसरी की परिकल्पना या जो कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं
यिन यांग और प्राणायाम क्या है, इनके बीच में क्या संबंध है। हम पढ़ चुके हैं यांग और यिन को। यांग जो है वो माउंटेन है, यिन जो है वो वाटर है, तो फिर ये प्राणायाम क्या है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। जो योग की जो अभ्यास है प्राणायाम में, उसके साथ भी हम इसकी तुलना कर सकते हैं। कितना बेहतरीन लिखा गया है, आप इस चैप्टर को समझिए। इट इज ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। प्राणायाम में क्या होता है, सांस अंदर ली जाती है और छोड़ी जाती है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑक्योर। और जब थोड़ी देर तक के लिए सांस को छोड़ दिया जाता है, तो वो जो रिक्त स्थान होता है वहीं तो मेडिटेशन ऑक्योर, वहीं से तो जो है ध्यान, ध्यान की जो परिभाषा है या ध्यान वहां से प्रकट होता है। तो जब हम जो जो समय है सांस लेने और छोड़ने के बीच वाला समय, वो मिडिल वॉइड है। जिस तरह वहाँ पे जो वाटर और माउंटेन के बीच का जो वॉइड था, वो ऐसे ही इसकी तुलना यहाँ से की जा सकती। आप ध्यान लगाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप सांस नहीं लेते या सांस बंद करते हैं। जो इनहेल और एक्सहेल की जो हमारी प्रोसेस है वो थोड़ी देर के लिए जो रोकते हैं, वहीं मिडिल वॉइड है, वहीं रिक्त स्थान है। द मिडिल वॉइड एसेंशियल, ये बहुत आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। इसीलिए जो ऐसा अनपेंटेड स्पेस है, ऐसा बोर्ड जिस पे अभी पेंट नहीं किया गया है, उसका चाइनीज परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उस बोर्ड का। जिस पे वाइट बोर्ड जो है, जिस पे कोई अभी तक पेंटिंग नहीं की गई है, वो उसी को मिडिल वाइड कहेंगे हम। सांस लेने और छोड़ने के बीच का समय और पर्वत और जल के बीच का रिक्त स्थान, पेंटिंग बनाने के पूर्व का जो भाग है, वो बहुत महत्वपूर्ण है चाइनीज लैंडस्केप में। अब मेंस रोल, आदमी का क्या हिस्सा है, क्या दीज लाई मेंस फंडामेंटल रोल। इससे ही मानव के जो आधारभूत है जो योगदान है वहाँ से पता चलता है। इन बिटवीन हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन। कंडुइट में होता है वाहक या माध्यम, वो एक संचार का माध्यम बन जाता है बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया के या पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के बीच। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी जो उपस्थिति है वो बहुत आवश्यक है। ही इज द आई ऑफ द लैंडस्केप, क्योंकि वह उस लैंडस्केप का, उस परिदृश्य की आंख है। कौन है आंख? मनुष्य। आउटसाइडर आर्ट, अब बाहरी कला का भी थोड़ा सा अध्ययन कर लें। अब यहाँ फ्रेंच की बात हो रही है, फ्रांस की। फ्रेंच पेंटर जेन डोफेट ऑर्गेनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसाइडर आर्ट। उन्होंने बाहरी जो कला है उसका कॉन्सेप्ट बताया, ओरिजिनेटेड किया, उनका प्रारंभ किया, उन्होंने शुरुआत की। ही बिकम्स द इट इज डिस्क्राइब्ड एज आउटसाइडर आर्ट बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल हु हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। इसलिए इसको आउटसाइड आर्ट कहा गया, क्योंकि जो लोगों ने इस आर्ट को बनाया उनको प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। येट सो देयर टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन उसके बाद भी उन इस ट्रेनिंग नहीं मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा दिखाई, और जो एक कलाकार के अंदर जो उसका आंतरिक अवमूल्यन होता है वो उन्होंने प्रदर्शित किया। अब जो नेक चंद्र कंट्रीब्यूशन जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि अराउंड द 1940s इन इंडिया, 1940 के आसपास, एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। एक अप्रशिक्षित प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसका नाम नेक चंद्र था, वो स्वर्ग का निर्माण कर रहे थे। ही मेड हिमसेल्फ ए गार्डन कल्प्टेड विथ स्टोन। उन्होंने एक ऐसा गार्डन बनाया जो कि स्टोन एंड रिसाइकिल्ड वेस्ट मटेरियल से बना था। रिसाइकिल, जो लोग फेंक देते हैं ऐसा वेस्ट मटेरियल, उसको रिसाइकिल करके और पत्थर के माध्यम से, स्टोन के माध्यम से उन्होंने अपने एक गार्डन निर्माण किया था नेकचंद ने। नाउ इट इज कॉल्ड द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ ऑफ नेकचंद। इसको ऐसा कहा जाता है कि ये जो रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ नेकचंद के नाम जाना जाता है। 80 years old creator director is India's biggest contribution टू
आउटसाइडर आर्ट। 80 साल के इन जो डायरेक्टर थे, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत की ओर से पूरे दुनिया के लिए आउटसाइडर आर्ट के लिए। द 15th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन मैगजीन ऑफ इंग्लैंड फीचर नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमेन ट्राइव द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू कवर। ये टाइटल से कि वुमेन ट्राइव द वाटरफॉल नाम से जो एक रॉ विजन मैगजीन जो थी, उन जो 2005 में इन्होंने अपना जो एनिवर्सरी जो इशू है उसका कवर पेज, जो उनका वार्षिक विशेषांक रहा होगा, उसका कवर पेज पे उन्होंने ये छापा था, नेकचंद का जो गार्डन था, रॉक गार्डन स्कल्पचर, उसकी उन्होंने फोटो वहाँ पे छापी थी। आइए देखते हैं नेकचंद और उनके जो गार्डन है उसकी कुछ तस्वीरों को देखते हैं। ये देखिए, ये आपको नेकचंद दिखाई दे रहे हैं और उनके जो उन्होंने बनाया था स्टोन से और रिसाइकल्ड रॉ मटेरियल से जो बनाया था गार्डन, वो हमको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये बैंगल्स से बना है, जो हमारी बुक में भी है। ये इमेज हमारी बुक में भी है, इसको भी आप देख सकते हैं, बैंगल से बनाई गई हैं। ये देखिए, और कुछ स्टोन और कुछ मटेरियल यूज करके बनाया गया है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट, the notion of art brut or raw art is the works which are or were in their raw state without any culture or artistic influence। इसमें जरा भी कोई सांस्कृतिक और कलाकृतिक प्रभाव नहीं था, जो आर्ट ब्रुट इसको कहा गया। ये जो प्रदर्शन हुआ, इस या नोशन में इस धारणा होता है कि ये जो आर्ट ब्रुट की धारणा यहाँ से निकली और रॉ आर्ट की, इसके पीछे पहले से कोई सांस्कृतिक या कलाकृति कोई प्रभाव नहीं था। एनीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए ब्रोकन कप कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। कुछ भी, कोई टिन का टुकड़ा हो, कोई ब्रोकन जो कप हो, उसका भी हम यूज कर सकते हैं मटेरियल। तो आपके ऊपर है कि आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से कोई आर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो कौन सा मटेरियल आप यूज करेंगे। The Swiss Commission for UNESCO will honor नेकचंद through an exposition of his work। एक प्रदर्शनी के माध्यम से यूनेस्को की जो संस्था है, स्विस कमीशन है, वो सम्मान करेगी नेकचंद का। द 5-month इंटरेक्टिव शो टाइटल रियल्म ऑफ नेकचंद, रियल्म, व्हाट अ ग्रेट वर्ड यूज बाय यूनेस्को। ये 5 महीने तक ये इंटरेक्टिव शो चलेगा, जो उनसे बातचीत की जाएगी। उसको उन्होंने नाम दिया था रियल्म ऑफ नेकचंद। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। इतने सारे जो म्यूजियम हैं वहाँ पे उनके जो प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उन्होंने जो कुछ बनाया है और उनसे बातचीत की जाएगी। तो ये सब तो हो गया होगा। बिल इसलिए यूज हुआ है कि उस टाइम में जो छापा गया होगा, इसलिए बिल का यूज किया गया है। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4 एंड आई होप you will have enjoyed this chapter. For me, it's a best chapter of the Hornbill book. So thank you very much for watching, and complete your work daily, and stay at home, stay safe, wash your hand, wear mask, and avoid to go public places. Have a nice day.